हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसवी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का लेक्चर केमिस्ट्री का आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 12 BVI इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसमें हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ वो चीज़ भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और कैसे पूछा गया है, और विद सॉल्यूशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए आपको एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलना है ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। और मैं आपके लिए वो सारा संभव प्रयास करूंगा जो आपको एक अच्छे स्टूडेंट बनाने की जरूरत रहेगी। मैं आपको वो सारे टॉपिक दूंगा, वो सारे क्वेश्चन दूंगा, ऑब्जेक्टिव हो, लघुत्तरी हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने की गारंटी लेता हूं। मेरी और मेरी टीम के द्वारा आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के साथ साथ आपके जीवन में भी उपलब्धता हासिल कराएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा और आप इसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिनोल का लीवर मानव क्रिया द्वारा परीक्षण लिखिए। यानी कि बच्चों जो फिनोल होता है इसका लीवर मानव क्रिया के द्वारा इसका परीक्षण लिखना है, या इसको हम सही समझें कि लीवर मानव क्रिया का आप प्रयोग कीजिएगा और फिनॉल का एक परीक्षण बताइएगा। और बच्चों लीवर मानव क्रिया क्या एक नेम रिएक्शन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछी भी जाती है सिर्फ लीवर मान के नाम से, जो कि मैंने आपको एक नेम रिएक्शंस का वीडियो अपलोड किया, उसमें मैं पढ़ाने की कोशिश की थी और मैंने वहां पर आपको लीवर मानव क्रिया शायद पढ़ाई भी है। अगर बच्चों नहीं पढ़ाई होगी तो मैं आपको जल्द ही लीवर मानव क्रिया पढ़ाने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, देखिए बच्चों अब इसमें क्या करना होता है, लीवर मानव क्रिया के जो इसका परीक्षण लिखना होता है। जब बच्चों शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जो लेते हैं और इसका फिनोल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं, देखिए समझिएगा, जब फिनोल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले हुए सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है, यानी कि जो फिनॉल होता है और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का बच्चों मतलब होता है H2SO4, सांद्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में घुले हुए सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है। यानी कि जो सोडियम नाइट्राइड होता है उससे अभिक्रिया करता है, सोडियम नाइट्राइड का सूत्र होता है NaNO2, ठीक है, से अभिक्रिया करता है तो इसका नीला या हरा रंग प्रकट होता है। क्या है, तो इसका एक रंग प्रकट होता है, या फिर नीला प्रकट होगा या फिर हरा रंग प्रकट होगा। ठीक है, नीला या हरा रंग प्रकट होता है क्रियाकारी मिश्रण को। अब जो हमारा क्रियाकारी एक मिश्रण बना है, इस मिश्रण को जल से तनु करने पर इसका रंग जो होता है लाल हो जाता है। इस मिश्रण को अगर हम जल से तनु कर देंगे तो हम इसका मिश्रण जो है वो लाल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तथा अधिक में NaOH मिलाने पर इसका, अगर हम अधिक में NaOH इसमें मिला देते हैं तो इसका रंग पुनः जो है नीला हो जाता है। इस अभिक्रिया को लीवर मानव क्रिया कहते हैं। अब बच्चों ये डिफिनेशन अगर आपको याद करना तो ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। हमने लिया सांद्र H2SO4 फिनोल के साथ क्रिया कराए, NaNO2 की सूक्ष्म मात्रा ली जल की अधिक में, और जब हम इसकी जल की अधिक में क्रियाकारी जल के जो अधिक में मिश्रण को, यानी कि जो मिश्रण बना इसके क्रियाकारी जल के अधिक में हम तनु जल है यहाँ पर, इसकी जब हम क्रिया कराते हैं इसका रंग कैसा हो जाता है बच्चों, लाल हो जाता है। यहाँ पर देखिए तनु कराने पर इसका रंग लाल हो जाता है तथा अधिक में NaOH मिलाने पर इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। अगर हम NaOH अधिक में मिला देंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका रंग जो होता है बच्चों पुनः कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। अगर आप इससे परिभाषा लिखनी चाहते हैं तो आप लिखेंगे जब फिनोल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले हुए सोडियम नाइट्राइड के साथ अब क्रिया कराते तो इसका रंग पहले तो लाल या फिर हरा होता है, लेकिन क्रियाकारी जो हमारे कंपाउंड बना था इसमें अगर जल का मिश्रण करा देते हैं, जो मिश्रण बना था इसमें तनु अगर जल मिलाने पर तनु जल मिला देते तो इसका रंग जो होता है बच्चों लाल हो जाता है। अब जो लाल रंग बना है इसका जो अभिक्रिया हुई है इसमें अगर इसी के अधिक में अगर हम इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो हमारा इसका जो रंग है वो पुनः नीला ही हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बच्चों। देखिए बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2013, 16 और 18 में आया हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन है, आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। केवल रासायनिक अभिक्रिया परीक्षण अभिक्रिया का एक समीकरण भी लिखिए। यानी कि केवल आपको रासायनिक समीकरण भी देना है और अभिक्रिया का जो समीकरण है वो भी लिखना है और इसका रासायनिक परीक्षण भी आपको बताना है। तो बच्चों अगर हम मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, इसका आपको रासायनिक समीकरण के साथ साथ रासायनिक परीक्षण भी बताना है। और ये जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम 2013 और 16 और 18 में हमारे बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगर बच्चों मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेदन करना हो तो अगर आपको एक हेलो फार्म अभिक्रिया याद होगी तो उसी तरीके से कंपाउंड बनता है। यहां पर अगर हम एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराते तो हमारा आइडोफार्म बन जाता। देखिए समझिएगा, क्या होता देखिए,
मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद आयोडोफार्म परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो आयोडोफार्म का परीक्षण होता है उसके द्वारा मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद यानी कि अंतर किया जा सकता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जलीय सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ गर्म करते हैं तो पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफार्म बनता है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को लेते हैं, उसको आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं, इनका जो विलयन होता है उनके साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं, किसको, एथिल अल्कोहल और आयोडीन को, तो गर्म करते हैं तो हमारा पीला क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफार्म बनता है। यानी कि पीला भी बनेगा, क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफार्म बन जाता है। ठीक है, अब जब हम एथिल अल्कोहल लेते हैं तो हमें इसकी रिएक्शन भी दिखानी पड़ेगी। मान लीजिए हमने एथिल अल्कोहल लिया, आयोडोफार्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो आयोडोफार्म क्रिस्टलीय ठोस बन गया और सोडियम आयोडाइड और सोडियम फार्मेट हमारा निकल जाता है। अब हमें इनके नाम लिखने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ तक चाहिए था, लेकिन बच्चों हमें डिफरेंट करना था मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में। लेकिन जो एथिल अल्कोहल होता है वो आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। इससे अगर वो रिएक्शन जो है, वो कंपाउंड जो है, अगर वो आयोडोफार्म बना रहा है, परीक्षण दे रहा है, तो इसका मतलब वो एथिल अल्कोहल है, अगर नहीं दे रहा है तो मतलब वो हमारा मेथिल अल्कोहल है। समझ में आया? इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बोर्ड एग्जाम्स में एक बार पूछा भी गया है, यानी कि बच्चों फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग भी लिखिए। फार्मेलिन क्या होता है बच्चों, एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2018 के अंतर्गत पूछा भी गया है, यानी कि फार्मेलिन होता क्या है। अब बच्चों एक बार सिर्फ क्वेश्चन आया 2018 में, अब ऐसा तो है नहीं कोई क्वेश्चन अगर एक बार आया दोबारा नहीं आ सकता, आएगा। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। फार्मेलिन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। पहली बात ये याद रखिएगा, फार्मेलिन जो होता है वो फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, यानी जो फार्मेलिन है वो फॉर्मल्डिहाइड का अगर एक जलीय विलयन है तो उसे हम फार्मेलिन कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। यानी कि जिसमें क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है उसकी अधिकतम जो सांद्रता होती है वो लगभग 40% तक होती है। यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि यह जो विलयन है मृत जीवों के परिरक्षण अगर हम करते हैं तो वहां पर हम इस विलयन को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, समझ में है? अगला टॉपिक देखिए। तो देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें पूछा जा रहा है कि एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है क्यों। यानी कि जो एथिलेमीन होता है वो बच्चों हमारा क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों होता है स्पष्ट करना है। यानी कि जो एथिलेमीन होता है जिसका सूत्र होता है C2H5NH2, वो क्षारीय प्रकृति जो है वो प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों होता है स्पष्ट करना है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा बोर्ड एग्जाम 2018 और 22 में हमसे पूछा भी गया है। यानी कि बोर्ड एग्जाम जो 2018 में हुआ था और जो 2022 में हुआ था, वहां पर दोनों साल एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। ऐसा क्यों होता है, ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ये प्रबल क्षारक नहीं होता बच्चों, याद रखिएगा, दुर्बल क्षारक होता है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति, जो हमारा नाइट्रोजन परमाणु होता है उस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति जो होती है, उसी के कारण एथिलेमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। यानी कि अन्य जो एमीन होते हैं उन्हीं की तरह एक एथिलेमीन भी हमारी क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। लेकिन ये चीज़ याद रखना है, यह एक दुर्बल एकांकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। यानी कि जो एथिलेमीन जो होती है अन्य एमीन जो होती है वो हो सकता है प्रबल क्षारक के व्यवहार प्रदर्शित करती हो, लेकिन जो एथिलेमीन होती है बच्चों दुर्बल एकांकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पर अगर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एथिलेमीन क्या क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती, तो आपको वहां पर हाँ करना है। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर हो कि एथिलेमीन क्या प्रबल अम्लीय क्षारक क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, तो वहां पर आपको ऐसा हाँ नहीं करना है। वहां पर आपको अगर दुर्बल एकांकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है ऐसा होगा तभी आप उसको सही से टिक करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों को आपको वहां पर। अगला हमारा बच्चों क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स को परिभाषित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में मिलेगा 1 से 2 नंबर में। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर एक क्वेश्चन की बात करें 2016, 17 और 20 में हमसे बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट ध्रुवक पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ध्रुवण घुणक पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं या फिर बे पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपकी सारी चीज़ें आपको डिफिनेशन जो है ध्रुवण घुणक पॉलीहाइड्रॉक्सिल एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, ये अगर आपको कठिन लग रही है या फिर आप ऐसे लिख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट बे पदार्थ होते हैं। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स फिर बे पदार्थ होते हैं जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड के कई अणु देते हैं, मोनोसैकेराइड के कई सारे अणु पर देते हैं, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, याद रखिएगा।
अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है लिपिड्स क्या होते हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या है। और एक क्वेश्चन 2014, 16 और 18 में हमसे बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा गया है, यानी कि लिपिड्स होते क्या हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो बेबसा तथा तेल, ऐसे बसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, किससे, जंतुओं से भी और वनस्पतियों से भी प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। उन्हें क्या किया जाता है, लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, लिपिड जल में अविलेय होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। देखिए जो लिपिड होते हैं वो जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जल में वो विलीन नहीं होते। जिस प्रकार से पानी में चीनी विलीन हो जाती है, उस प्रकार से जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो जल में विलीन नहीं होते। आप जल में तेल डालिएगा, ऊपर ऊपर उतराता रहेगा, उसमें घुलेगा नहीं। ठीक है, विलीन नहीं होते। जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों, लेकिन क्या होता है, जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफार्म हो गया, उसमें विलय होते हैं। जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो ईथर हो गया, क्लोरोफार्म आदि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें विलय होते हैं। और जो हमारे लिपिड्स होते हैं इनके कुछ मुख्य इस प्रकार होते हैं, जैसे बसा और तेल हो गया, फास्फोलिपिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स होते हैं, टार्पिन्स। स्टेरॉइड क्या होते हैं, कृत्रिम हार्मोन्स होते हैं एक तरीके से, उनको भी हम लिपिड्स के वर्ग के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, समझ में आया। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, देखिए बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों। यानी कि जो कॉपर धातु होती है, अगर कोई सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, उस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, ऐसा क्यों होता है। और एक क्वेश्चन 2016, 17 और 22 में हमसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सिल्वर जो हमारा ये सारा खेल होता है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर होता है। ठीक है, ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होती है, नीचे वाली कम क्रियाशील होती है। ठीक है, यही कारण है, अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी अच्छे से पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अन्यथा आप जाइएगा चैनल पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको किसी लेक्चर में विद्युत रासायनिक श्रेणी पर अच्छे से डिस्कशन किया है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें कॉपर धातु का स्थान सिल्वर धातु से ऊपर है, यानी कि जो कॉपर धातु का स्थान है वो सिल्वर धातु से ऊपर है, जिसके कारण कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है। यानी कि जो धातु अपने से ऊपर वाले, अगर दो धातुएं हैं तो उसमें जो ऊपर वाली धातु है, अगर आपके पास कोई नाइट्रेट का विलयन है तो ऊपर वाली उससे आपको विस्थापित कर देगी, स्वयं आके उसके साथ में जुड़ जाएगी। जैसे कॉपर होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और वो कॉपर नाइट्रेट बना लेता है और सिल्वर को कहता है तुम टाटा बाय बाय अलग हो जाओ, ऐसा करता है। ठीक है, तो ये जो सारी खेल है, जो सारी कहानी चलती है वो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी पर चलती है। अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप उसको ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। देखिए बच्चों हेनरी का नियम होता है और एक 2015, 16, 17 और 18 में लगातार बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा गया है हेनरी का नियम। देखिए बच्चों हेनरी का नियम जो है वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, जो हमारा हेनरी का नियम है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी कि ताप स्थिर है, स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव्य में विलेयता जो होगी उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, यानी कि ताप अगर स्थिर है और कोई भी गैस की है उसकी अगर द्रव्य में जो विलेयता होगी उसका जो गैस का आंशिक दाब होगा उसी के समानुपाती, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यदि किसी गैस की द्रव्य में विलेयता यस मान ली हमने, कोई भी गैस है उसकी द्रव्य में जो विलेयता है वो हमने यस मान ली तथा आंशिक दाब हमने पी मान लिया, तो क्या हो जाएगा हेनरी के नियम से एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि यस जो है समानुपाती पी के होती है। अगर बच्चों इसका जो मेन उपयोग की बात करें तो बच्चों अगर हम सोडा वाटर जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं उनमें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला बच्चों है कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय है, ऐसा क्यों होता है। बच्चों आपको कारण भी बताना है कि हीलियम जो है उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय है। वैसे सारी उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय ही होती हैं और एक क्वेश्चन 2018, 19 और 22 में हमसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय होती है क्योंकि इसमें कोषों की संख्या सबसे कम तथा आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। देखिए हीलियम जो होता है उत्कृष्ट जो गैसें हैं उनमें सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होती है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा निष्क्रिय किस लिए होती है, क्योंकि इसमें कोषों की संख्या जो है वो सबसे कम होती है और कोषों की संख्या कम होने के कारण ही आकर्षण बल जो होता है वो अधिक लगता है, इसी के कारण सबसे ज़्यादा निष्क्रिय है उत्कृष्ट गैसों में भी। वैसे सारी उत्कृष्ट गैसें ही निष्क्रिय होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों मोलता तथा मोल अंश पर टिप्पणी कीजिए। 2014, 17 और 18 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मोलरता हो गया फिर ये मोल अंश हो गया, इन पर आपको टिप्पणी करना। तो मोलरता क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, इन दोनों को आपको पता होना चाहिए। और ये जो टॉपिक है बच्चों सॉल्यूशन यानी कि विलेन चैप्टर्स हैं और इन पर आपको न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए 1 लीटर बिलियन में, देखिए हमारे पास अगर कोई 1 लीटर बिलियन है तो इस 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विले के मोल है उनकी संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं।
1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोल अपोन में विलेन का आयतन वो होना चाहिए लीटर में। आप विलेय के मोल निकालिए, कितने विलेय के मोल हैं, फिर आप विलेन का आयतन निकालिए, वो भी लीटर में, फिर आप मोलरता की कल्पना कर सकते हैं, मोलरता की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों मोल प्रभाज्य या फिर मोल अंश। मोल अंश कहिए या फिर मोल प्रभाज्य कहिए, बात एक ही। देखिए, विलेन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, हमारा जो विलेन है उसमें उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, कोई एक घटक है उसके अवयव होगा, घटक या फिर अवयव कह सकते हैं, उसके मोलों की संख्या, तथा विलेय एवं विलायक में घुले विलेय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या। जो विलेय है, और देखिए हमारा कोई भी विलेन बनता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो विलेय होता है, दूसरा हमारा विलायक होता है, तब जाकर हमारा विलेन बनता है। तो विलेय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज्य कहते हैं। और इसे बच्चों हम ज्यादातर एक्स से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के अगर हमें मोल प्रभाज्य निकालने हैं तो एक्स विलेय को हम ए से लिखेंगे और विलायक को हम बी से लिखेंगे। तो एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा, विलेय के मोल निकालिए, फिर विलेय और विलायक दोनों के मोल निकाल के उनको नीचे जोड़ दीजिए और ऊपर हमारे विलेय के मोल रख दीजिए। समझ में आया? अगर हमें विलायक के मोल चाहिए तो ऊपर हम विलायक के मोल लिखेंगे, नीचे विलेन के कुल मोल लिखेंगे। ठीक है, अगला आता है बच्चों परासरण दाब। क्या? देखिए, परासरण की क्रिया एक होती है और उसको अगर हमें रोकना है तो वहां पर एक दाब की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, समझ में आया? यानी कि परासरण की क्रिया चल रही थी, उसे हमें रोकने की आवश्यकता पड़ी और उसमें हमने एक दाब लगाया, और जो दाब लगाया उसी को मैंने नाम दे दिया परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे 1 से 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बच्चों। अगला बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक है 12 नंबर 12वां टॉपिक है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। और एक क्वेश्चन 17, 19 और 20 में हमसे पूछा गया है। देखिए, फैराडे का विद्युत अपघटन का जो द्वितीय नियम है और एक प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम मैंने 1 से 2 बार पहले जिक्र भी कर दे चुका है 1-2 से जगह पर, और लेकिन द्वितीय नियम को जिक्र नहीं किया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको द्वितीय नियम भी पढ़ा दिया जाए। और जो बच्चों फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम है, इन दोनों को हो सकेगा तो मैं आपको एक साथ कंबाइन करके पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कभी कभी इसमें से आ जाता है। हो सकता है आपसे अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में या फिर ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 2017, 19 और 20 में हमसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के, जब क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। यानी कि उन्हें क्या किया जाता है, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान होते हैं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती। यानी कि पहला होगा उसमें जो, अगर कोई पहला तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार को हम W से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं उन पर मुक्त पदार्थों का द्रव्यमान जो होगा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। ठीक है, तो आपको इक्वेशन जो है हमने यहाँ पर आपको लिख दिए, इसको आपको याद रखिएगा और इनका आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते आप अपनी गैलरी में डाल लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप जब भी अपनी फोटो चेक करें वहाँ पर भी आपको एक नज़र पड़ जाए। और आपको अगर मान लीजिए W1 है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 के। ठीक है, और W2 है तो E2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी प्रकार से W1 अपॉन E1 हो जाएगा, W2 अपॉन E2 हो जाएगा। यानी कि ऐसे कितने भी अगर हमको दिए रहेंगे तुल्यांकी भार और इलेक्ट्रोड जो है उनका हम इसी प्रकार समानुपात में जोड़ते चले जाएंगे, और यही हमारा फैराडे का द्वितीय नियम कहता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि जिनको भी इस लेक्चर की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट में रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।